दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ के सबसे बड़े और आधुनिक अस्पताल आनंद में। यहाँ पर एक ऐसा केस डॉक्टर्स ने करके दिखाया है जो काफी क्रिटिकल था। चेहरे की तमाम हड्डियां टूट गई, लेकिन बिना निशान लगाए डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया और बकायदा जो पेशेंट थे उसको भी उनको यहाँ लाया गया और पेशेंट को देखकर नहीं लगता कि पूरा चेहरा खोल करके ऑपरेट किया गया है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। इफन बट ना किए, सीधे सीधे सवाल कर लेते हैं। आपका परिचय से सवाल कर। मैं डॉक्टर पुनीत कालरा, कंसल्टेंट मैक्सिलोफेशियल सर्जन, आनंद हॉस्पिटल। मैं पिछले 16 साल से आनंद अस्पताल में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक पेशेंट आपने पेश किया मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। आपने कहा सर तमाम जो हड्डियां थी चेहरे की टूट गई एक हादसे में, एक्सीडेंट में, बिना हेलमेट के जो पेशेंट था। तो लगभग कितनी हड्डियां चेहरे में होती हैं और तमाम जो टूट जाती हैं सर, बच पाना आसान है क्या? में आप नीचे के जबड़े की मान लो मैंडिबल जिसको बोलते हैं, मैक्सिला हमारे पास होता है, दोनों तरफ की हमारी चीक बोन जिसको ज़ाइगोमैटिक बोन बोलते हैं। फिर आंख जिस पे टिकती है उनको ऑर्बिटल बोन, देन नेजल बोन, देन हमारी आंख के अंदर की लेक्राइमल बोन, एथमोइडल बोन्स, ये सब मिलाकर हमारे चेहरे में हड्डियां बनती हैं और चेहरा बनता है। और अमूमन हमारे पास ऐसे मरीज ज़्यादातर देखे गए हैं या तो जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ या हेलमेट पहना हुआ और इस तरीके की चोट थी, या हेलमेट लो क्वालिटी का पहना हुआ, लो स्टैंडर्ड का पहना हुआ, जिससे पता चला कि कोई नीचे का जबड़ा उसमें बाहर दिख रहा है तो बाकी का चेहरा बच गया और नीचे का जबड़ा टूट गया। तो ऐसे मरीज हमारे यहाँ अमूमन आते ही रहते हैं। जो अब जो केस आपने किया है, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए, दर्शकों को भी कम से कम ये जानकारी हो जाएगी। आप बिना हेलमेट चलेंगे तो आपको हर्जाने के तौर पर क्या भुगतना पड़ सकता है? ये पेशेंट 21 जनवरी को इस पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ। ये बाइक पे थे और इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जिससे इनका चेहरा टकराया। उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था और चोट इतनी भीषण थी कि उसकी गर्दन पीछे की तरफ खिसकी और उनको सर्वाइकल इंजरी हुई और पेशेंट की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये इसलिए बच गए कि सारी की सारी जो फोर्स थी एक्सीडेंट की वो चेहरे की हड्डियों ने ले ली। अगर ये डायरेक्शन थोड़ी सी भी चेंज होती तो ये फोर्स दिमाग पे पहुंचती, अगर चेहरे की हड्डियां ना टूटती तो ये सारी फोर्स दिमाग तक पहुंचती, जिससे दिमाग में भीषण गंभीर चोट लगने की संभावना थी और हो सकता था ये पेशेंट बचता नहीं, और बच भी जाता तो 6-8 महीने शायद हॉस्पिटल में रह के जाता। सर, आपको क्या क्या करना पड़ा और पेशेंट की जो कंडीशन है आपने पेश तो किया है, लेकिन बताइए शब्दों में। ऐसे पेशेंट के लिए सबसे पहले हमें सुपर स्पेशलिस्ट का सपोर्ट चाहिए होता है। उनके दिमाग में खून के थक्के थे और बेहोश होने की वजह से इनके फेफड़ों में खून भर गया था, जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस थे। आंख के आसपास की दोनों हड्डियां काफी टूटी हुई थी। तो हमारी डॉक्टर कीर्ति जैन जो हमारे साथ वरिष्ठ एक आई सर्जन है, हम उनकी देख रेख में फिर हमने इनको ऑपरेट किया। डॉक्टर अजय गुप्ता सर से हमने पहले ओपिनियन लिया। जब उन्होंने कह दिया कि इस पेशेंट को आप ऑपरेट कर दो तो तभी ये ठीक होगा, नहीं तो दर्द की वजह से ये जो सारी हड्डियां टूटी हुई हैं ये हिलेंगी तो और दर्द होगा और उससे खून के थक्के और डेवलप होंगे। तो टाइमली ऐसे केसेस की सर्जरी करने से ही हमें रिजल्ट मिलता है। और आज 10 दिन के बाद पेशेंट हमारे बीच बैठा हुआ है, चलता फिरता बैठा हुआ है। ये इसी बात का है कि टाइमली हमें फिजिशियन से और तो कितने पैनल में लोग रहे हैं, कितने घंटे आपने ऑपरेशन किया, और जो चेहरा आपने दुरुस्त किया है देखने में लग रहा है कि चोट मामूली लगी होगी, तो कितनी प्लेटें डाली गई हैं और प्लेटों का महत्व कब तक रहेगा? ऑपरेट करने में तो मैं और मेरे 3 असिस्टेंट थे, पर पैनल के अंदर मैं डॉक्टर अजय गुप्ता सर, वरिष्ठ न्यूरोसर्जन, वरिष्ठ फिजिशियन हमारे डॉक्टर एनपी सिंह सर, डॉक्टर कीर्ति जैन मैम, इन और हमारे जो एनेस्थेटिस्ट हैं। ऐसे केस के अंदर एनेस्थीसिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमें अगर अच्छा एनेस्थेटिस्ट ना मिले तो हम ऐसे केसेस को 5 घंटे जो सर्जरी चली है उसके अंदर हमें एक ऐसे लेवल पर एनेस्थीसिया चाहिए होता है कि पेशेंट को ज्यादा आगे कोई दिक्कत ना आए और आईसीयू सपोर्ट की जरूरत रहती है। एक दिन हमने पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखा और अगले दिन हमने पेशेंट को आराम से वेंटिलेटर से आउट किया एंड पेशेंट का 3 दिन बाद हमने दांत मिला दिए, ताकि जो हमने काम किया है वो उसकी वजह से कहीं हड्डियां इनकी हिले ना और पेशेंट के दांत आगे तक सही रहे। डॉक्टर साहब, चेहरा देखा और आपने कहा कि हमने ज्यादा निशान चेहरे पर नहीं है, तो कैसे ऑपरेट किया और पूरी हड्डियां अपने प्लेट डाल दी, तो कैसे पॉसिबल हो पाया? कोई नई तकनीक लगाए सर या दिमाग लगाया पूरा? ऐसे कोई नई टेक्निक नहीं है, सारी किताबों में हमारी
हमारी सब किताबों में लिखा है, हमारी ट्रेनिंग में ये है। आंख के नीचे हमारी लाइनें होती हैं, जिसके अंदर अगर हम ऑपरेट करते हैं तो कम से कम निशान आते हैं, जिसे मिड टार्सल अप्रोच बोलते हैं। मैंने उस अप्रोच का मैं ज्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। उससे मैं आंख के नीचे की हड्डियों तक पहुंचा, उनको अपनी जगह पे मिलाया, फिर वहां प्लेट लगाई। ऐसे ही मैंने माथे पर एक डब्ल्यू इंसिजन दिया, जो कि हमारी आंखों की खास बात यह है कि वो सीधी लाइनों को पकड़ लेती है, मगर आड़ी तिरछी लाइनों को नहीं पकड़ती है। इसे कैमोफ्लेज इंसिजन्स बोलते हैं। बाद में आंखों का धोखा क्रिएट करना। और बाकी के मेरे जो जितने भी थे वो मुंह के अंदर मैंने कट देकर बाकी की हड्डियों को जोड़ा। तो सर, ये आपने जो चेहरा बचा लिया पूरा, तो थोड़ा सा उसके बारे में मैं जानना चाह रहा था, दर्शक भी जानना चाह रहे थे, वो आपने कैसे किया और आप आनंद अस्पताल में कब मिलते हैं? अगर किसी को कोई समस्या हो तो थोड़ा सा बता दीजिए, आप प्रचार कीजिए। आनंद अस्पताल में पिछले 16 साल से कार्यरत हूँ। मैं सुबह 11 बजे से 4 बजे तक, बाकी ऑपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, कब तक है तो तब तक मैं अवेलेबल ही रहूँगा। और ऐसे जो मरीज होते हैं इनका तो हम सबसे पहले हमारा खेल है कि पहले दांतों को मिलाना। जो चेहरे का हमारा सारा फंक्शन है, वो सारी हड्डियां हैं, वो दांतों को फॉलो करती हैं। आपने एक बार दांतों को सही से मिला लिया तो चेहरे की बाकी की हड्डियां ऑटोमेटिकली अपनी जगह पकड़ने लग जाएंगी। तो वही हमारा सिद्धांत है। उसी के सिद्धांत पे हम चल के पहले दांत मिलाते हैं, दांतों को मिला के धीरे धीरे हम बाकी हड्डियों को अपनी जगह पे लगा के प्लेटिंग करते रहते हैं। दोस्तों, एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और पैनल में जो जो डॉक्टर और शामिल हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी। स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। आपका स्वागत है। छोटे से ब्रेक के बाद न्यूज निवारण टीवी पर बने रहिए। और जो डॉक्टर साहब ने करके दिखाया, पैनल में कौन कौन लोग थे, कौन कौन डॉक्टर थे, मेरे साथ एक मैम बैठी है। मैम, पूरा परिचय दे दीजिए और फिर बताइए कि आपकी क्या भूमिका रही। डॉक्टर साहब बड़ी तारीफ कर रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति जैन है और मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। मैं पिछले 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो जो ये वाला केस है या जो इस तरीके के केस है और इसमें जो हॉस्पिटल की भूमिका है, जैसे डॉक्टर कालरा ने भी बताया कि ये टीम अप्रोच होती है। हॉस्पिटल में फैसिलिटी होनी चाहिए, सारे डॉक्टर्स होने चाहिए और हर चीज़ टाइम पे होनी चाहिए। जब ये चीज़ें तीनों होती है तभी सक्सेस होता है। इसके अलावा एक अप्रोच होती है कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, ऐसा नहीं पहले कुछ बाद में कुछ। तो हमारे यहाँ का यही प्रोटोकॉल रहता है कि पहले आया है तो पहले उसको स्टेबलाइज करना। अब जैसे फेस पे इंजरी है तो जाहिर सी बात है उसका मतलब फ्रैक्चर को तो उसको करना ही है ज्वाइन, पर उससे पहले जो काफ़ी जगह जो चीज़ें मिस हो जाती है वो है आई का चेकअप। आँख बंद होती है, पेशेंट होश में नहीं होता, रिश्तेदारों को होता है कि जान बच जाए सबसे पहले, और चीज़ें तो बाद में आती है। तो आई बहुत बार इग्नोर हो जाती है। तो उसमें ये देखा जाता है या तो आँख अंदर से कट जाती है, कट गई, एक दिन के अंदर रिपेयर नहीं हुआ तो हमेशा के लिए ख़त्म। दूसरा, जो चीज़ बाहर से नहीं दिखाई देती और जो हम यहाँ हर पेशेंट में ट्रॉमा के ध्यान रखते हैं, वो होता है कि अनसीन इंजरी, मतलब आँख की नस पीछे से डैमेज हो गई। आगे से आँख देखेंगे लगेगा बिल्कुल ठीक है, पर पीछे से वो डैमेज होती है। वो हमें कुछ चीज़ होती है जो हम देखते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि डैमेज है। दूसरा, हम वो ध्यान रखते हैं अगर वो डैमेज है, समझो आँख कट ही गई है, तो पहले आँख का ऑपरेशन होगा फिर हड्डी का होगा। ये हमारा प्रोटोकॉल है। और अगर टाइप में करना है, हाँ, मतलब सेम उस पर करेंगे पर टाइम चेंज हो जाते हैं कि कौन पहले करेगा। फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आँख की नस पे डैमेज है और कोई हड्डी उस पर वो हो रही है, तो डॉक्टर साहब और मेरा हमेशा कोऑर्डिनेशन रहता है कि भाई हड्डी उस पर प्रेस कर रही है, डॉक्टर साहब आप देख लेना, या डॉक्टर साहब को कुछ लगता है तो वो हमारा आपस में रहता है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आँख है उसके आसपास मांसपेशियाँ होती हैं, वो हड्डी से जुड़ी है, हड्डी टूटी है तो मांसपेशी हड्डी में जुड़ सकती है और वो आँख की मूवमेंट अफेक्ट करेगी, तो पेशेंट को दो दिखते हैं, डिस्टर्बिंग लगेगा। हमारा आँख दो है पर दिखता तो एक ही है ना, तो वो मैकेनिज्म डिस्टर्ब ना हो उसका ध्यान रखा जाता है। फिर ऑपरेशन के बाद, क्योंकि सब सिस्टम गड़बड़ा गया है, कुछ चीज़ें जैसे नसें काम नहीं करती तो आँख खुली रह जाती है, तो उस पर इन्फेक्शन होने की संभावना होती है, पुतली सफ़ेद हो जाती है उस पर, तो उसका ध्यान रखना। तो ये एक चीज़ नहीं है, ये सीरीज़ है और इसमें टीम अप्रोच चाहिए और इसमें ट्रेन स्टाफ भी चाहिए आईसीयू का,
क्योंकि वो ही देख के बताता है कि भाई अब ये इस पे लाल हो रही है, अब इसको जरूरत है। तो कोई भी सक्सेस जो होती है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मिल के उस चीज को सक्सेस करते हैं। तो इस केस में भी यही है, हॉस्पिटल, फैसिलिटी, डॉक्टर्स, स्टाफ, टाइम मैनेजमेंट एंड अप्रोच, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। तो ये सबका एक एमलगेशन है जो सक्सेस क्रिएट करते हैं, और ऑब्वियसली ऊपर वाले की कृपा तो होती है, तभी होता है। मैम जो पेशेंट आपका है कि अब सब चीज सही है, आंखें वाँखें सब सही है? हमारा प्रोटोकॉल रहता है कि हम जो जैसे पहले तो मेन होता है कि कटे ना और नर्व डैमेज तो नहीं है, फिर 2 दिन के बाद हम दवाई डाल के रेटिना भी चेक करते हैं कि कोई अनसीन चोट तो नहीं है जो उसको भविष्य में अंधा कर दे, आज नहीं 1 साल या 2 साल बाद भी। तो उस चीज का भी ध्यान रखा जाता है। बंद आंखों पर मैम कैसे, मतलब वो आपने सब कर लिया? नहीं, ये तो हमारा पढ़ाई का पार्ट होता है। तो जब हम आँख खोलते हैं तो पता ही चल जाता है कि वो डैमेज है कि नहीं। आगे से डैमेज है दिख जाता है, पीछे से डैमेज है तो अल्ट्रासाउंड पे पता चल जाता है। फिर दूसरी बात आती है आँख घूम रही है कि नहीं, वो हम नहीं देख सकते क्योंकि मरीज होश में नहीं है। पर जब डॉक्टर साहब ऑपरेट करते हैं तब वो ध्यान रखते हैं कि भाई मसल अगर कोई उसमें एंटेंगल है तो उसको हटा देंगे। फिर CT MRI होता है, उससे पता चल जाता है कि नस पे अगर कुछ इम्पाइंज कर रहा है, कुछ चिपक रहा है तो उसको हटा दिया जाए। फिर पर्दा जो चेक करते हैं वो 2 दिन बाद दवाई डाल के करते हैं, उसके लिए हम अलग से एक मशीन लेके जाते हैं जिससे वो चेक होता है। और फिर फॉलो अप में तो स्टाफ उसको ऑब्जर्व करता है कि अगर उस पर कोई डैमेज है, कुछ हो रहा है तो हम उसको मतलब वो हो उससे पहले ही उसको बचा ले। इनफैक्ट यहाँ पे स्टाफ इस चीज के लिए ट्रेंड है कि क्या करना है। कुछ बिल्कुल ही अनयूजुअली हो कि उसको हो जाए तो बात अलग है। तो हमारे यहाँ वो होने के चांसेस, जिसको एक्सपोजर केरेटाइटिस कहते हैं, वो भी बहुत कम है, क्योंकि HTU, ICU और जो स्पेशल रूम है सबका स्टाफ इस चीज से, अगर मैं भी नहीं हूँ तो वो भी ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ये 5 घंटे के अंतराल में सब तमाम चीजें आप दोनों लोगों ने की? नहीं, मेन सर्जरी डॉक्टर साहब ने करी है, क्योंकि उसमें समय तो एक ही रहा होगा दोनों का? इसमें मैंने कोई सर्जरी नहीं करी, पर हम जो वो रहते हैं ना, उसका जो प्रोटोकॉल रहता है उसमें हम साथ में ही रहते हैं। पेशेंट एडमिट होता है तब से लेके डिस्चार्ज तक वो टीम के साथ ही करते हैं, क्योंकि जो चेंजेस आते हैं वो आपस में कम्युनिकेशन में रहते हैं। दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक और लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, और जिस वजह से घटना घटी है उस पर भी 2 सवाल डॉक्टर साहब से करेंगे, और एक संदेश आवाम को देना चाहेंगे कि आखिर जो इस तरह की समस्याएं बनती हैं उन समस्याओं से बचने के लिए आप हेलमेट का इस्तेमाल जरूर करें। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज निवारण टीवी पर। हम इस वक्त मौजूद हैं आनंद अस्पताल में, और यहाँ पर डॉक्टरों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। एक हादसे के बाद एक शख्स के चेहरे की तमाम हड्डियां टूटी और डॉक्टर साहब ने उसको सफल तरीके से उसका ऑपरेट किया, और अब जो पेशेंट है वो सही है। डॉक्टर साहब, अब सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, बिना हेलमेट के वाहन चल रहे हैं, हालांकि अब तो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जो जिलाधिकारी उन्होंने ये कह दिया है कि बिना हेलमेट आप पेट्रोल नहीं ले सकते, बिना हेलमेट आप दफ्तर में नहीं जा सकते, बावजूद इसके लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और घटना ऐसी हो रही है कि आप लोगों को, हम लोगों को बैठकर उससे चर्चा करनी पड़ रही है। एक संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश यही है कि जब भी निकलें आप हेलमेट पहने, और अगर गाड़ी में हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। ये ना सोचे कि मैं केवल नुक्कड़ तक जा रहा हूं तो मुझे कुछ नहीं होगा, होने को कभी भी कुछ हो सकता है। तो सीट बेल्ट पहने, और अब तो गाड़ियों ने ऐसा भी कर दिया है कि उसमें नए नए अलार्म्स हैं, आप सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो वो अलार्म बोलता रहेगा जब तक कि सीट बेल्ट ना लगाओ। गवर्नमेंट, ट्रैफिक पुलिस, डॉक्टर, समाज और न्यूज़पेपर मीडिया, ये समाज को, ये लोगों को, जनमानस को काफी हद तक अवेयर करती है। मगर एक जनमानस से मेरा ये भी है कि हर किसी के अपने प्रति भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको एक शरीर मिला है, आप उसको ध्यान से रखिए। जो चीजें बताई जा रही हैं किसी वजह से बताई जा रही हैं। किसी के हेलमेट पहनने से बाल स्टाइल खराब होता है, आप ठीक रहेंगे तो शायद आई थिंक तो स्टाइलिश रहेंगे। आधे घंटे की बाइक पर आप, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या स्टाइल कोई किसी को दिखाता होगा। तो यही है कि सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ध्यान रखें। आप किसी की धरोहर हो और एक सोसाइटी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। अगर ये सारे जनमानस समझ जाएं तो मुझे लगता नहीं है कि
गवर्नमेंट को, मीडिया को या डॉक्टर को या ट्रैफिक पुलिस वालों को इतनी मेहनत करनी पड़े। मैम आखिरी कमेंट आपसे लेना चाहेंगे, सर ने कहा हेयर स्टाइल भी करना जाए, कहीं हेयर स्टाइल के चक्कर में चेहरा न बिगड़ जाए, तो आखिरी कमेंट और लास्ट संदेश आवाम के लिए। देखिए यही है, जो मुझे लगता है कि इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि मीडिया के थ्रू ही प्रचार जाना चाहिए। जो लोग इस वजह से अफेक्ट हो उनकी रियल लाइफ स्टोरीज जानी चाहिए। उन स्टोरीज ने उन परिवार के, चाहे माता पिता हो, वाइफ हो, क्योंकि यूजुअली मेल मेंबर होता है, ठीक है, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 100% मेल होता है, और वो यंग अर्निंग मेंबर होता है, तो उसकी वाइफ पे क्या बीत रही है, उनके परिवार पे क्या बीत रही है, किसने कितने घर अपना सामान बेच दिया, मतलब उसकी, क्योंकि सालों साल वो कई लोग तो सालों साल ऐसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि वो मतलब ब्रेन में भी उनकी अच्छी खासी, जब तक लोगों को उसका डीप इम्पैक्ट नहीं पता चलेगा, क्योंकि आजकल वैसी भी सोसाइटी बहुत वो हो गई है ना, कैजुअल अप्रोच हो गई है, तो जब तक उसका डीप इम्पैक्ट बहुत अच्छे से हर जन को नहीं पता चलेगा, तब तक पेरेंट्स भी कहाँ अपने बच्चे को हेलमेट पहने। स्कूल में देखो आप, कोई भी बच्चा हेलमेट पहन के नहीं आता, क्योंकि पेरेंट्स को ही नहीं लगता कि वो इम्पोर्टेंट है। तो जब तक उसका इम्पैक्ट, अगर किसी पेरेंट को पता चल गया कि यार ये हो गया तो मेरे बच्चे को ये हो जाएगा, तो वो उसको घर से निकलने नहीं देगा। तो जरूरी ये है कि आपका जैसे चैनल है उस पे कुछ इस तरीके का कैसे होगा वो नहीं पता, पर अगर हम सब मिलके सोचे, जो लाइक माइंडेड है, कुछ ऐसी अप्रोच बनाए जो एक एक तक अंदर तक घुस जाए उनके बाद, तभी होगा, वरना तो कुछ नहीं होगा। हेलमेट हम कितना भी कह लें नहीं लगाएंगे, क्योंकि रूल्स ब्रेक करना तो स्टाइल है। देखिए ये बिल्कुल मैम ने सही बात कही है, अगर इंसान अपने ऊपर सोचे, अपने बच्चों के ऊपर सोचे तो शायद समझ जाए, अन्यथा सब कहते हैं सुनता कोई नहीं है, और घटनाएं होती हैं, डॉक्टरों के पास लोग जाते हैं, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन लास्ट में संदेश सभी के लिए डॉक्टर साहब ने भी ये दिया है, डॉक्टर कार्ला और उनके पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, संदेश यही है कि कम से कम अगर आप बाइक से हैं या स्कूटी से, तो हेलमेट का इस्तेमाल कर लें, सीट बेल्ट लगा लें, नहीं तो ये प्रॉब्लम होती रहेंगी, और जब प्रॉब्लम होंगी तो आप जैसे लोगों को, हम जैसे लोगों को बैठना होगा और यहाँ प्रवचन देना होगा। हम नहीं चाहते प्रवचन दें, कम से कम कोशिश कीजिए, अपना ख्याल ना रखिए, परिवार के बारे में सोचिए कि आपके जाने से, आपको प्रॉब्लम पड़ने से परिवार का क्या होता है, समय की, धन की, शरीर की बर्बादी हो जाती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। जय हिंद।